तो फाइनली बच्चों 16 मार्च सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर है वो मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर में आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया और ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 16 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप तहलका मचा कर आओगे, पूरे 80 मार्क्स वो फोड़ कर आओगे। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जो आपके 16 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 16 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जैसे कि प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये पेपर दिया गया है और यहां पर पेपर का सीरियल नंबर दिया गया है और ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर है वो फिल करना है। और क्यूआर कोड भी आप देख सकते हैं, इस बार पेपर में क्यूआर कोड भी आपको दिए गए हैं। और माध्यमिक परीक्षा 2024, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 और प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, आपके सोशल साइंस का पेपर है जो आपके 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। यानी इस पेपर को हल करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे और पूर्णांक है 80। तो 80 में से 80 मार्क्स से प्यारे बच्चों वो आप फोड़ सकते हैं 16 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो देखिए परीक्षार्थी हैं उनके लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक यानी रोल नंबर जरूर लिखें और रोल नंबर आपको ये वाला जो बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं। और दूसरा जो निर्देश है वो है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश है आपके कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो ये तीनों निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर में आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए आपको दिया गया है। और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है आपकी कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन योर आंसर शीट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो आपके कब हुआ। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 12 अप्रैल 1914 और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 12 अप्रैल 1919 और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 13 अप्रैल 1914 और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको 13 अप्रैल 1919। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो आपके 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो द ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपकी। और इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं आप। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किस बीमारी ने 1890 के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। यानी किस बीमारी ने 1890 के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर गहरा असर डाला, गहरा प्रभाव डाला। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है चेचक, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है रिंडरपेस्ट और सी ऑप्शन में दे रखा है डेंगू और द ऑप्शन में दे रखा है मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी रिंडरपेस्ट जो बीमारी है उसने 1890 के दशक में अफ्रीका के लोगों की जो आजीविका और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस पर गहरा असर डाला। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 3 है आपके। प्रश्न संख्या 3 आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 आपको क्या दिया गया है कि देश की पहली जूट मिल है वो कब स्थापित हुई। तो देश की पहली यानी प्रथम जूट मिल है वो कब स्थापित हुई थी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1855 ईस्वी में और बी ऑप्शन है आपके 1830 ईस्वी में और सी ऑप्शन है 1850 ईस्वी में और द ऑप्शन है 1845 ईस्वी में। तो देश की पहली जूट मिल है वो कब स्थापित हुई थी 1855 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र है वो किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है, यानी डायमंड सूत्र है वो कौन से देश की, कौन से कंट्री की सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके भारत, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके अमेरिका, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके जापान, और डी ऑप्शन में दे रखा है ब्रिटेन। यानी डायमंड सूत्र है वो कौन से देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है, जापान देश की। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके। प्रश्न संख्या 5 आप देख सकते हैं कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं, यानी पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी पूर्वी तट के नदी डेल्टा हैं उन पर निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है काली मृदा, और बी ऑप्शन में दे रखा है जलोढ़ मृदा, और सी ऑप्शन में दे रखा है लेटराइट मृदा, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपकी मरुस्थलीय मृदा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी पूर्वी तट के जो नदी डेल्टा है उन पर जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 6 है प्यारे बच्चों आपके कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम, भारतीय वन्य जीव अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 1972, और बी ऑप्शन में 1973। उसके बाद में सी ऑप्शन में दे रखा है 1984, और डी ऑप्शन में दे रखा है 1998। तो देखिए भारतीय वन्य जीव अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया, 1972 में। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 7 है आपके। प्रश्न संख्या 7 आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा माल, निम्न में से कौन सा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है। यानी निम्न में से कौन सा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है तांबा, और बी ऑप्शन में दे रखा है प्लास्टिक, और सी ऑप्शन में दे रखा है एल्यूमिनियम, और डी ऑप्शन में दे रखा है सिल्वर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम है वो परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला माल परिवहन है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके। प्रश्न संख्या 8 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को प्रदर्शित करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो दो या अधिक देशों के व्यापार को प्रदर्शित करता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके भारी व्यापार, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके स्थानीय व्यापार, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके आंतरिक व्यापार, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में किस एकमात्र राजभाषा को घोषित किया गया और जिसका तमिलों ने विरोध किया। यानी श्रीलंका है उसमें किस एकमात्र राजभाषा है उसको घोषित किया गया जिसका तमिलों ने क्या किया, विरोध किया। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके संस्कृत, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है फारसी, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है उर्दू, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके सिहली। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। यानी श्रीलंका में जो एकमात्र राजभाषा है वो कौन सी है, सिहली है, जिसको घोषित किया गया और तमिलों ने उसका क्या किया, विरोध किया। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपके। प्रश्न संख्या 10 में आप देख सकते हैं कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। यानी अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की जो समानता मानने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है धर्मनिरपेक्ष, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको सांप्रदायिक, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके जातिवाद, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके नारीवादी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी नारीवादी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपके। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 में आपको क्या पूछा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। यानी भारतीय
कम्युनिस्ट जो पार्टी है यानी सीपीआई, जिसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सीपीआई। और इसका गठन कब हुआ, तो ए ऑप्शन में दे रखा है प्यारे बच्चों आपके 1918 ईस्वी में, और बी ऑप्शन दे रखा है आपके 1925 ईस्वी में, और सी ऑप्शन दे रखा है आपके 1964 ईस्वी में, और डी ऑप्शन दे रखा है 1999 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट है उसको कब लागू किया गया, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी रिपोर्ट है, उसकी जो सूचना है उसको कब लागू किया गया, तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1 नवंबर 1956 ईस्वी, और बी ऑप्शन में दे रखा है 1 नवंबर 1950 ईस्वी, और सी ऑप्शन दे रखा है 2 दिसंबर 1856 ईस्वी, और डी ऑप्शन में दे रखा है 2 दिसंबर 1850 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके 1 नवंबर 1956 ईस्वी। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 13 है आपके, प्रश्न संख्या 13 आप देख सकते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, यानी निम्न में से किस क्षेत्र के जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, वो वस्तुओं का उत्पादन है वो नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है प्राथमिक क्षेत्र के, और बी ऑप्शन में दे रखा है द्वितीयक क्षेत्र के, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके तृतीयक क्षेत्र के, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके कृषि क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 है आपके, प्रश्न संख्या 14 में आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, तो ए ऑप्शन में है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा कि कौन सा बैंक है जो केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और 3 ऑप्शन और देख सकते हैं आप, भारतीय स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो इसमें आरबीआई यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 15 है आपके कि सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय कर देती है जिसे कहा जाता है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है वैश्वीकरण, और बी ऑप्शन में दे रखा है उदारीकरण, और सी ऑप्शन में दे रखा है कोटा, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके निवेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो आपके क्या होगा, कोटा, यानी सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या है, नंबर है, उस पर एक सीमा तय कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपकी, प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का निर्माण ने किया था, तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का निर्माण है वो किसने किया था, इंजन का निर्माण है वो किसने किया था, तो इसमें आपको लिखना है न्यूकोमेन। ओके, न्यूकोमेन ये आपको लिखना है, न्यूकोमेन आएगा। ओके, न्यूकोमेन यानी सर्वप्रथम भाप के इंजन का निर्माण वो किसने किया था, न्यूकोमेन ने किया था। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपकी, इसमें रिक्त स्थान और ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण 1448 ईस्वी में किया था, किसने किया था, तो यहां इसमें आपको फिल करना है योहान गुटेनबर्ग, यानी पूरा नाम लिखना है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको केवल गुटेनबर्ग याद है, तो पूरा नाम आपको याद करना है गुटेनबर्ग, ये पूरा नाम आपको रिक्त स्थान में लिख कर आना है। योहान गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण है वो 1448 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 3 है आपके कि छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग है वो कौन से राज्यों में किया गया, तो इसमें आएगा आपके, देखिए इसमें दो खालिस्तान है, तो पहले में आपको लिखना है मेघालय, पहले में जो फर्स्ट है इसमें मेघालय लिखना है, और जो सेकंड रिक्त स्थान है प्यारे बच्चों इसमें आपको लिखना है कर्नाटक। ओके, जो सेकंड रिक्त स्थान है इसमें क्या लिखना है आपको, कर्नाटक। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4, यानी प्रश्न संख्या 4 में कौन सा रिक्त स्थान आपको दिया गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1984 ईस्वी में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, तो इसमें प्यारे बच्चों आपको लिखना है कांसीराम। ओके, यानी कांसीराम है, कांसीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी है उसका गठन हुआ।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समानता पर आधारित होती है। तो इसमें आपको लिखना है राजनीतिक। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? राजनीतिक। और ये सभी रिक्त स्थान आपको अच्छे से याद करने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम औसत आय कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं, या फिर इसको आप प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आप प्रति व्यक्ति आय भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपके रिक्त स्थान दिया गया है सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। यानी कौन सा देश है जो सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो इसमें आपको लिखना है चीन। ओके, और अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। यानी ये जो क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन लाइन, यानी या तो एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं या एक पंक्ति में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि पूना पैक्ट कब और किन किन के मध्य हुआ? यानी पूना पैक्ट है वो कब और किन किन के मध्य हुआ, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके कि पूर्व औद्योगिकरण का अर्थ बताइए। इसमें आपको पूर्व औद्योगिकरण है उसका अर्थ बताना है। और तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके कि जेम्स हारग्रीव्स द्वारा स्पिनिंग जेनी नामक मशीन है उसका निर्माण है वो कब किया गया? यानी जेम्स हारग्रीव्स द्वारा स्पिनिंग जेनी मशीन है उसका निर्माण कब किया गया था, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? इसमें आपको दुर्लभ जातियां हैं उनकी परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं 2 कच्चे मालों के नाम लिखिए। तो सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले कोई 2 कच्चे माल हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। इसमें आपको बेल्जियम की राजधानी का नाम बताना है। ये वाला प्रश्न सभी बच्चों को याद होगा, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? यानी भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? यानी सामाजिक असमानता है उसका कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है, ये आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि भारत के किन्हीं 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। इसमें भारत के आपको कोई 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके नाम बताने हैं। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी निवेश क्या है? इसमें निवेश की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में है खंड ब यानी सेक्शन बी। और सेक्शन बी में जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न हैं जो आपके 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो इसमें देखिए निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड, यानी 50 शब्दों में आंसर लिखना है। जितने शब्दों में पूछा है उतने ही शब्दों में आपको लिखना है। तो इसमें प्रश्न संख्या 4 है आपके कि रोलेट एक्ट के खिलाफ जनता द्वारा किए गए संघर्ष की विवेचना कीजिए। यानी रोलेट एक्ट के खिलाफ जनता द्वारा किए गए संघर्ष है उसकी आपको विवेचना करनी है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि मुद्रण क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है? यानी मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? और प्रश्न संख्या 6 है आपके प्यारे बच्चों कि काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं बताइए। इसमें आपको काली मृदा है उसकी कोई 2 विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? यानी बहुउद्देशीय परियोजना है उससे आपका क्या तात्पर्य है, उससे आपका क्या अभिप्राय है या उससे आप क्या समझते हैं? और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में आपको जो स्थानीय और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 है आपके
तो प्रश्न संख्या 9 आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपको पूछा है कि सत्ता की साझेदारी के किन्हीं दो रूपों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको सत्ता की साझेदारी है उसके कोई दो रूपों का वर्णन आपको करना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि लैंगिक विभाजन से क्या आशय है, और लैंगिक विभाजन का दूसरा नाम है लैंगिक विषमता। ओके, तो लैंगिक विभाजन या लैंगिक विषमता है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु किए गए दो प्रमुख प्रयास लिखिए। यानी भारत में राजनीतिक दल हैं उनके सुधार हेतु किए गए दो प्रमुख प्रयास हैं वो आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसमें प्यारे बच्चों आपको लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है, यानी राइट एनी टू जो दो विशेषताएं हैं डेमोक्रेसी की, जो लोकतंत्र की, वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि सूचना पाने का अधिकार क्या है, यानी सूचना पाने का अधिकार क्या है और इसका एक लाभ आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि आर्थिक विकास के कोई दो लक्ष्य बताइए। इसमें आपको आर्थिक विकास की कोई दो लक्ष्य बताने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी की परिभाषा लिखनी है और कोई एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम भी आपको बताना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों खंड 6 है आपके पेपर में, खंड 6 है, सेक्शन सी है। और सेक्शन सी में सभी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 3-3 नंबर के निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना है। आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है आपके कि महामंदी पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है महामंदी पर। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है आपको, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। तो दूसरा क्या है कि सिल्क रूट क्या है और इसका महत्व बताइए, यानी महामंदी पर टिप्पणी लिखनी है और इसके अथवा में प्रश्न है आपके सिल्क रूट क्या है और इसका महत्व बताइए। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 17 है आपके कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि से आप क्या समझते हैं, यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और सेकंड है आपके वाणिज्यिक कृषि, इन दोनों से आप क्या समझते हैं, इन दोनों को परिभाषित आपको करना है, उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है आपको कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए 3 उपाय लिखिए। तो दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि संघवाद क्या है, संघवाद की मुख्य दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी संघवाद की परिभाषा लिखनी है और संघवाद की मुख्य दो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है। और इसके अथवा में प्रश्न आपको दिया है कि भारत में संघवाद के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, और भारत में संघवाद है उसके स्वरूप को आपको स्पष्ट करना है। तो दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों को उदाहरण सहित समझाइए, यानी तीनों की परिभाषा लिखनी है और विद एग्जाम्पल भी लिखना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं और असंगठित क्षेत्रकों की कोई दो विशेषताएं बताइए। दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। उसके बाद में एक खंड द यानी सेक्शन डी, और सेक्शन डी में जितने भी प्रश्न हैं निम्नात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। आपके निम्नलिखित निम्नात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 200 से 250 शब्दों में उत्तर आपको देना है। तो प्रश्न संख्या 20 है आपके कि रोमानिवाद क्या है और रोमानिवाद ने राष्ट्रीयता की धारणा के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, ये आपको वर्णन करना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न आपको दिया है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो दोनों में से एक प्रश्न करना है आपको। प्रश्न संख्या 21 है आपके कि मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के किन्हीं 3 कार्यों को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको मुद्रा की परिभाषा बतानी है और मुद्रा है उसके कोई 3 कार्य हैं वो आपको स्पष्ट करने हैं। अथवा में प्रश्न है आपके कि आपके अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में कौन सी शाख श्रेष्ठ है तथा क्यों, इनका आपको उत्तर बताना है। तो दोनों में
से एक प्रश्न आपको करना है और प्रश्न संख्या 22 है आपके कि प्रश्न का उत्तर है वो दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो इसका उत्तर आपको मानचित्र में देना है और मानचित्र आपको जहां पर आपका एग्जाम है वहां पर आपको मिल जाएगा, घर से ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मानचित्र आपको वहीं मिलेगा। क्योंकि काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मानचित्र घर से लेकर जाना है क्या, तो घर से लेकर नहीं जाना है, जहां पर आपका एग्जाम सेंटर है वहीं पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो देखिए मानचित्र में आपको आंसर देना है। तो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए, जिसमें नरोरा है, रावत बाटा है, तारापुर है और केग्गा है। और इसके अथवा में प्रश्न है प्यारे बच्चों, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को अंकित कीजिए, जिसमें कोरबा है, रानीगंज है, सिंगरौली है और सिंगरेनी है। तो ये मानचित्र है, दोनों में से एक आपको करना है। भारत के मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना है, अंकित करना है जो स्थान आपको दिए गए हैं। अगर प्यारे बच्चों ये वाला पेपर आपने तैयार कर लिया तो 16 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।